के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर मेरी आभार कहना चाहता हूं। विष्णुदेव जी की सरकार अभी अभी बनी है। हमारे गुजरात में कहावत है, पूत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णुदेव जी ने समाप्त कर दिया। हर वादे को विष्णुदेव साई जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी का 2 महीने का कार्यकाल है। इससे महिलाएं भी दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है। पीएससी के मामले में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन पीएससी जो अभी हुआ है इनके कार्यकाल में, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। महतारी वंदन योजना भरने की बात कही थी, 65 लाख इन्होंने खुद फॉर्म भराए थे और अभी बात कर रहे हैं 62 लाख फॉर्म ही जमा होगा। इसी तरह से किसानों का 31 रुपए का जो किस्त राशि है उसको भी ये लोग दे नहीं रहे हैं। इससे बहुत दुखी है और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहूंगा कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पछता रही है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर। भारतीय जनता पार्टी यूं तो 24 घंटे 12 महीने सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हमको किसी पार्टी को हराने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं। अभी फिर से सामने चुनाव है, इसलिए चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का निशान जीते, मोदी जी की सरकार बने। इसका आगाज, इसकी शुरुआत बस आज से छत्तीसगढ़ में हो गई। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा जो हमने रखा है वो है अमित शाह का दौरा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और उनके दौरे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को जैसे पंख लग गए हैं। भाजपा की कोशिश है कि कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए और मोदी जी का जो लक्ष्य है 370 सीटों का, उसमें छत्तीसगढ़ का 100% योगदान हो। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में जहां पर कमी रह गई थी वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और इसीलिए आज 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह के दौरे में 2 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया। एक तो कांकेर का क्षेत्र और दूसरा जांजगीर का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में माना जाता है कि विधानसभा चुनाव के हिसाब से थोड़ी बीजेपी कमजोर है, तो उसे जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो ऐसे में शाह की जो हुंकार है वो कितनी सफल होगी, किस तरीके के काट के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं परेश बागबाहरा जी, बहुत स्वागत करते हैं, पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर पहुंचे हुए हैं मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे बीच रखेंगे शशि भगत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज का विषय छत्तीसगढ़ की उस राजनीति पर है जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और बीजेपी की जो कोशिशें हैं उस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले परेश जी की ओर ही रुख करते हैं और परेश जी से जानना चाहेंगे कि अमित शाह का ये दौरा, उनके द्वारा दिया गया लक्ष्य किस तरीके से पार्टी हैंडल कर रही है। ये लक्ष्य विधानसभा चुनाव में भी दिया गया था, लेकिन इन क्षेत्रों में जिसका नाम हम बता रहे हैं वहां थोड़ी कमी रह गई थी। जांजगीर, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी 50-50 में है या फिर पीछे है। ऐसे में इन क्षेत्रों को कैसे जीतेगी भाजपा? ऐसा है, आदरणीय अमित शाह जी के आने से आज पूरे प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है बहुत उत्साहित हुआ है। और जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी ने
जो एक क्लस्टर की बैठक ली, पूरे लोकसभा क्षेत्रों को, जो 11 लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, 3 क्लस्टर में बांटा गया है। एक क्लस्टर जिसमें कि बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आता है, उसकी बैठक उन्होंने कोंडागांव में ली और उसमें उन्होंने जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को नीचे तक के बूथ में जाने के लिए, वहां पर जा करके गांव चलो अभियान के अंतर्गत काम करने के लिए कहा गया था और आने वाले समय में 25 तारीख से 5 तारीख तक जो हर लाभार्थियों से जाकर के मिलना है, उस बारे में उन्होंने पूरी विस्तृत चर्चा की है। और उन्होंने अपने जांजगीर के भाषण में ये बताया कि किस तरीके से मोदी की गारंटी का काम यहाँ पर विष्णुदेव जी की सरकार पूरा कर रही है और मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किस तरीके से हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर में थी, उसको उठा करके आज 5वें नंबर पर ले आया है। और इस बार अगर फिर से मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 3रे नंबर में पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर माताओं बहनों को जो पूरे तरीके से मोदी जी की योजनाओं ने जो उन तक लाभ पहुंचाया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, चाहे और भी जो अन्य योजनाएं जो माताओं बहनों के लिए है, जो यहाँ पर महतारी वंदन योजना अभी लागू की है, जो अभी मार्च में उसका हर महिला को, हर विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देना शुरू हो जाएगा। उसके साथ यूक्रेन में जो 360 लोग छत्तीसगढ़ के छात्र फंसे हुए थे, उनको वहां से बचा करके यहाँ पर निःशुल्क यहाँ तक पहुँचाने का काम मोदी सरकार ने किया। नल जल योजना यहाँ पर लागू किया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया गया। 130 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। ये तो उपलब्धियां हो गई। स्ट्रेटेजी क्या है? वो उपलब्धियों से, योजनाओं से चुनाव नहीं जीता जाता। स्ट्रेटेजी क्या होगी पार्टी की? कैसे जीतेंगे इन क्षेत्रों में? जांजगीर में अलग समीकरण है, कांकेर में अलग समीकरण है, राजनांदगांव में अलग समीकरण है। क्या, कैसे जीतेंगे आप लोग? इसकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। यहाँ का जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हर गांव में कम से कम 40 से 50 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहाँ लगातार कॉल सेंटर काम कर रहा है। हर रोज जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मतदाताओं से मिल रहा है और जो मोदी जी कि जो जितनी भी योजनाएं हैं जिसका लाभ पहुंचा है, जो अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला का किया गया है, राममय पूरा भारत बन गया है। 550 साल के बाद आज राम भगवान जो है अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे अनेक काम जो है मोदी जी की सरकार में हुआ है। जो चीज असंभव लगता था जिस समय मोदी जी यहाँ पर गवर्नमेंट में आए, उस समय सिर्फ घोटाले के अलावा आएंगे आपके पास और ये इन विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी, और जब कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है तो विपक्षियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। चुनौती किस तरीके से है, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। शशि भगत जी, आप लोगों को अभी अभी हार मिली है विधानसभा चुनाव में, सामने लोकसभा चुनाव आ गया, मोदी जी का एक आभा मंडल है, फिर राम मंदिर का एक प्रभाव है। इन सब के बीच आप लोग अपनी स्थिति कहां देख पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में किस तरीके के परिणाम की उम्मीद करें हम कांग्रेस से? शशि जी। टीवी24 के सभी दर्शक साथियों को, आदरणीय परेश जी को, बोरा जी को, भाई मोहन जी, आपको भी सभी को जोहार करते हुए मैं बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता श्री शाह जी से ये अपेक्षा करती थी कि महंगाई के विषय में कुछ बोलेंगे, किसान आंदोलन के विषय में कुछ बात बोलेंगे, और डिप्टी सीएम श्री शर्मा जी ने जो घोषणा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, तो ये सारी जो झूठ है उसके विषय में कोई क्लैरिफिकेशन करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। महतारी बंधन योजना 70 लाख फॉर्म चुनाव के पहले भराए गए थे, वो फॉर्म को कचरे की टोकरी में डाल दिए, फिर फार्म इनने भरवाया। हमको नीतियां और कार्यक्रम तो बनाना है, मगर इनके झूठ की बुनियाद पे मीनार बनाने की करना है और उनको जीत की बुनियाद तय करना है, जीत के लिए ठोस आधार तैयार करना है। धान के बोनस की बात इनने करी, धान बोनस देने 3100 रुपए देने के लिए फर्स्ट टाइम में जब कैबिनेट होगा तो उन्होंने डिक्लेयर करने की बात करी, लेकिन इनने नहीं करा।
श्री शाह जी तो कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार करे थे, हिमाचल में भी चुनाव प्रचार करे थे, और इनके जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, ये भी प्रचार के लिए आए थे। लेकिन प्रचार के लिए केवल चुनाव प्रचार के लिए लोग आते हैं और चुनाव के बाद ही। चलिए ठीक है, भगत जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आवाज मिल पा रही है भगत जी? 5वें नंबर पे आए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं, कर्ज का 2014 में कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, और आज की तारीख में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। और ये ऐसा ही नहीं हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति आज की तारीख में 6046 लाख करोड़ रुपए हो गई है, और उनकी प्रॉपर्टी इतने की हो गई है। कांग्रेस बरसों तक शासन करती रही, लेकिन केवल और केवल उनकी प्रॉपर्टी 805 करोड़ रुपए है। तो घोटालेबाजी करने में ये लोग अव्वल है। ये लोग जितने भी घोटालेबाज का आरोप लगाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में लोग आ जाते हैं तो उन लोग को वॉशिंग मशीन में साफ कर देते हैं। आदर्श घोटाले के नाम पे लोग मशहूरियत तरीके से उन्होंने कहा था अशोक चौहान जी ऐसा ऐसा है और घोटाला किए हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए पाक साफ हो गए। अजीत पवार जी को 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, नहीं भगत जी ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन इन बातों को जनता के बीच कहां पहुंचा पा रहे हैं आप लोग? इसमें पीछे हो जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? शाह जी तो अब सभा ले रहे हैं, उनके चुनावी अभियान की शुरुआत भी हो गई। कांग्रेस का तो अभी तक पता नहीं है कब सभा होगी, कब आएंगे, कौन आएगा, किसे करेंगे, इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बारे में जानकारी दीजिए। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। श्री दीपक बेद जी सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। श्री टीएस जी भी ले रहे हैं। श्रीमान जी अपने बेदू जी बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रिजल्ट पहले से बेहतर आएगा, इसमें कभी कोई दो राय नहीं। श्री शाह जी ने एक बात और स्टेज में कही है, एक बार एक सीट आई, दूसरी बार दूसरी सीट आई दूसरे चुनाव में, और आप लोग घटाना मत बोले 11 का 11 देना। लेकिन जनता की आवाज से ये बात पता चलता है कि 11 के 11 तो आवाज नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। चलिए ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है, मैं चलिए आऊंगा अगले राउंड में। अब एक मनीष वोरा जी से विश्लेषण समझ लेते हैं कि सब के पीछे बीजेपी की किस तरीके की रणनीति है और वो क्या सफल होगी क्या, क्योंकि सरकार में अब बीजेपी है। मनीष जी, सरकार में बीजेपी होने का एक एडवांटेज है, लेकिन जो शशि भगत जी गिना रहे हैं, काम की योजनाएं पूरी नहीं हुई, वादे पूरे नहीं हुए, इसको लेकर जनता में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? जनता क्या इनको देखकर वोट देगी, या अभी जो राष्ट्रीय स्तर का प्रभाव मंडल चल रहा है वो ये चुनाव उधर जाता हुआ दिख रहा है, प्रदेश वाले मुद्दे गायब रहेंगे? मोहन जी देखिए, सबसे पहली चीज यदि हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं पिछले चुनाव की तरफ, तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बेहतर जीत दर्ज करी थी। लगभग 14 ही विधायक भाजपा के आ पाए थे। उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, और लोकसभा के चुनाव में जो है भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग 11 में से 9 सीट जीत करके आए। अभी हम परिस्थितियां देख रहे हैं। अब जो परिस्थिति है, पिछला जो ये लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर लड़ा, मोदी की गारंटी पर लड़ा। तो मुद्दे जो स्थानीय थे वो तो गौण रहे, लेकिन मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, मोदी का नाम, इस पर ज्यादा फोकस पूरे चुनाव के दरमियान विधानसभा में भी देखने को मिला। तो अब तो ये लोकसभा का चुनाव है जहां पर जनता सीधे तौर पे मोदी को वोट करने वाली है, और जो स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चल रही है, जिस प्रकार वो कार्य कर रही है, उसको देख करके सीधे तौर पर यह लग रहा है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे चल रही है। लेकिन यदि हम बात करें, आपने कहा कि सरकार कैसी चल रही है, उसका कितना असर पड़ेगा, तो यदि सरकार के असर की हम बात करें तो सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनी है, लेकिन सरकार चल रही है। ठीक है, सरकार आने का जो एक उत्साह कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, एक उत्साह जो जनता के अंदर होना चाहिए, वो देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार चल रही है, ये तय है। कुछ जो वादे किए गए थे मोदी के गारंटी के नाम पर, उन वादों को, लगभग 10 वादों को
भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में शामिल किया है, उसको पूरा करने जा रही है कुछ वादों को भी, तो इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और मोदी की गारंटी, जो मोदी की, जैसे हम देख रहे, अमित शाह जी भी कह रहे थे कि हमने छत्तीसगढ़ के साथ न्याय किया है, कभी कमोबेश इसी न्याय की बात उस समय कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस ने भी न्याय के नाम पर बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई, किसान न्याय योजना और भी गोधन न्याय योजना, इस प्रकार की तमाम न्याय योजनाएं लेकर के कांग्रेस आई और बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ा आक्रामक प्रचार किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो असर था केंद्र का वो कहीं देखने को मिला, और स्थानीय जो मुद्दे थे वो मुद्दे उसमें गौण दिखे। तो ये जो चुनाव है निश्चित रूप से सीधे तौर पे केंद्र का चुनाव है, मोदी का चुनाव है और मोदी के खिलाफ कांग्रेस का चुनाव है। तो यहां पर मुझे लगता है जो परिस्थितियां बन रही है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, उसमें कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास जो भी है वो पाने के लिए है। कांग्रेस यदि 2 सीट भी पा लेती है तो प्लस में है, कांग्रेस यदि 1 सीट में जाती है तो भी कोई नुकसान नहीं है, यदि कांग्रेस 2 से 3 में आती है तो भी नुकसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसके पास अभी खोने के लिए बहुत कुछ है। 9 सीट में ऑलरेडी भाजपा बैठी हुई है और ये चाह रही है कि हम 11 सीटें जीत करके आए। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो इस ओर इंगित तो कर रही है इशारे की, हो सकता है भाजपा 11 सीट जीत जाए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जांजगीर की बात करें, कांकेर की बात करें, अन्य हिस्सों की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही वहां पर वो फोकस कर रही है, जहां पर उसकी स्थिति अच्छी थी वहां पर भी वो लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल। चलिए, 2 बातें सामने आई हैं कांग्रेस की ओर से भी और मनीष वोरा जी ने जो विश्लेषण रखा उसमें भी, कि सरकार का अभी तंत्र वैसा अपने सांचे में ढला नहीं है जिसका एकदम से फायदा चुनाव में मिल जाए ऐसा दिखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शशि भगत जी कह रहे हैं कि घोटाले या गड़बड़ी को लेकर जो मुद्दा बनाया गया उसकी हवा निकल गई है, वो आरोप अब भाजपा के नेताओं पर भी लगने लगा है। ऐसे में इन दोनों बातों का असर चुनाव में जब होगा परेश जी, तो आप लोगों को जो फायदा मिलने की आप लोग आस लगा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस को फायदा होगा इसका। देखिए, ये जो घोटालों की बात कर रहे हैं, ये आदर्श घोटाला या बाकी घोटाला, अगर इनको लगता है कि चौहान जी ने कोई घोटाला किया है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि वो ईडी का केस, वो जो वॉशिंग मशीन, जो जुमला हमेशा उस बात का यूज करते हैं, इन्होंने 6 SIT यहाँ पर बनाया छत्तीसगढ़ में, इसकी जांच होगी उसकी जांच होगी, एक में भी कुछ घोटाला पकड़ आया नहीं। 15 साल का हम घोटाले को हम सामने रखेंगे, बल्कि आज इनके बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद हैं, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे कोयला घोटाला है, चाहे वो चावल घोटाला है। आज विधानसभा सत्र में रोज एक घोटाले के जांच की मांग होती है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, हर मामले में PHE विभाग हो, जितने भी अनुदान मांग में चर्चा हो रही है उसमें दुनिया भर के घोटाले की बात हो रही है। और मोदी जी के राज में आप देखिए, हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा तक पहुंच गया। आज हम पूरे देश के अंतरिक्ष में 3रे नंबर की शक्ति बन के खड़े हैं, और जो G20 के नाम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, आज विश्व में भारत को जो है एक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और आज ऐसा कोई भी परिवार नहीं है। स्थानीय फैक्टर भी तो काम करेगा परेश जी। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग को थोड़ा एज मिला हुआ है, लेकिन अभी सरकार आप लोगों की उम्मीद सरकार से है, वादे पूरा करने का बर्डन है, जहां जहां जो कमजोरी है उसे दूर करने का, ये कैसे दूर होगी? देखिए, ऐसा है आदरणीय कि अभी जो बीच में अनुपूरक बजट आया था उसमें 3,700 करोड़ रुपया जो है 2 साल के बोनस की राशि किसानों के जो है अकाउंट में डाल दी गई। अभी 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है, जो अंतर की राशि देना है, वो मार्च महीने में ही अंतर की राशि दे दी जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए जो रुपए देने का है उसका भी प्रावधान जो है अनुपूरक बजट में कर दिया गया है। ऐसी कोई भी, और जो 18 लाख गरीबों का घर बनाना था जिसको कि कांग्रेस ने छीन लिया था, उसके लिए भी 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में रख करके राज्यांश दे दिया गया है। हर एक घोषणा जो कि मोदी की गारंटी का है उसको पूरा किया जा रहा है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है, और आज अमित शाह जी ने भी इस बात को दोहराया है कि ये मोदी की जो भी गारंटी है, और उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है, और विशेष रूप से माताओं और बहनों का आभार व्यक्त किया है कि आप लोगों
ने यहां पर कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंका है और अगले बार आपको 11 से 11 सीट जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना है। ठीक है, 11 के 11 जीतने का लक्ष्य है शशि भगत जी, और जो सामने है वो है गारंटी, वो भी किसकी? मोदी की गारंटी। उसी जुमले को कहें या फिर उसी नारे को लेकर बीजेपी जीतने की बात कह रही है। ये सब बातें जो आप बता रहे हो इर्द गिर्द छिटक जाएंगी। केंद्र में मोदी की गारंटी है। 15-15 लाख रुपए देने की जो जुमलेबाजी हुई थी, उसने श्री शाह जो आज गृह मंत्री है सरकार के, उन्हीं ने कहा था ये तो एक जुमला था। तो इससे बड़ा जुमलेबाज और कौन हो सकता है? अभी हमारे प्रवक्ता साथी ने एक बात और कही, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाते हैं। वो छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं ऐसा लगता है। श्री भूपेश बघेल जी की सरकार में संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर विश्व आदिवासी महोत्सव हुआ। उसमें 9 देशों के लोग भाग लिए। उसमें पूरे संस्कृति को और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहा, एक्सेप्ट कोरोना काल के साल को छोड़कर। इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। शायद हमारे परेश जी उस समय एब्सेंट रहे होंगे, हमारे बड़े भाई, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं। तो इस तरह से छद्म बात करने का कोई तुक नहीं है। और जिस कदर इनने महतारी वंदन योजना के नाम पर जो कंडीशन लगाया है, उसमें तो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको एक मुश्त देने की बात करी थी, 12,000 रुपए, उसका तो अता पता नहीं है। धान की बोनस के बाद पंचायतों में एक मुश्त देने की बात कही थी। अगर जो बात नहीं हो सकता है तो उसको कम से कम स्वीकार करना सीखिए। भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से उपनाम देते हैं, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो केवल झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई है। जनता इस बात को अब समझ चुकी है। बिल्कुल, कहते हैं वो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पुलवामा हमले के मामले में क्या हुआ था? श्री मलिक जी ने बात उठाया और आज उसके घर पे छापा पड़ गया। चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे हैं, तो एक बार छत्तीसगढ़ की ओर आपको लोग को लेके चलता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि 2 बड़ी इवेंट आज बीजेपी की ओर से हुए। एक तो क्लस्टर वाली बैठक जिसमें अमित शाह मौजूद थे, दूसरी जांजगीर में सभा। मनीष वोरा जी से हम समझने की कोशिश करते हैं, दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? जांजगीर पर फोकस, कांकेर पर फोकस, इन जगहों पर अमित शाह का जाना क्या बताता है? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी ये बात स्पष्ट है कि जहां पर अमित शाह जी जा रहे हैं वो 2 जगह कांकेर और जांजगीर 2 जगह फोकस किया है। एक जगह सभा ली है, एक जगह बैठक ली है। तो दोनों जगह क्लियर है कि जो स्थितियां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वहां पर हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर है, वहां पर वो फोकस कर रही है। अमित शाह जी का जाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार, देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति पर लगातार नजर बनाए रखी, लगातार यहां पर जो है वो अपडेट करते रहे, आते रहे। तो इसका परिणाम देखने को मिला है। तो अभी भी आप देखिए, लगातार अमित शाह जी छत्तीसगढ़ अभी आए हैं, मेरे को लगता है इसके बाद फिर उनका एक दौरा और है। तो लगातार इस प्रकार के दौरे से निश्चित रूप से पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर के और किसी भी चुनाव को, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए जब मैदान में उतरती है तो कुछ अलग रणनीति के साथ उतर रही है लगातार। आप देखिए, हर बार हम चाहे इसका पिछले के चुनाव की बात करें, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम इस चुनाव की बात करें, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में अपडेट कर रही है। और जिस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रही है, जनता के मानस को समझ करके जो निर्णय वो ले रही है, वो सीधे तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के यदि जनता के बीच इस बार जाने वाली है तो मुझे लगता है वो राम मंदिर है। और राम मंदिर को लेकर के जनता के बीच में जाने वाली जांजगीर और चांपा की, मतलब जो हम बात कर रहे थे कांकेर को लेकर के, तो ये दोनों ही जगह में देखिए भाजपा की जो स्थिति, विधानसभा में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा वहां पर फोकस कर रही है और उसका प्रयास ये है कि वहां पर जो सीटें हैं उन सीटों को हम अपने पक्ष में कर सकें। अभी वर्तमान में भी देखिए 2 ही सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, एक कोरबा की और एक यहाँ की। तो 2 सीटों में, बस्तर की, ये 2 सीटों में जो है वो कांग्रेस आगे, बाकी सभी जगह भाजपा है। तो लेकिन मुझे लगता है फिर इस बार रणनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा की रणनीति ये रहती है कि हमें सीटें जीतना है, 11 की 11 सीटें जीतने पर वो फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है फिर रणनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, टिकटों को लेकर के भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बागबाहरा जी, रणनीति जो बनेगी, लेकिन अभी इन दोनों सीटों में तो आप लोग कमजोर हैं। जांजगीर में तो 8 की 8 विधानसभाएं आप लोग हार गए हैं, यानी जनता वहां की कांग्रेस के पक्ष में है। कैसे जीतेंगे? क्या इस तरीके की सभाएं पलट देंगी? क्या सभा तो उस समय भी, विधानसभा के समय भी हुई थी,
पर परिणाम पक्ष में नहीं आया था। वहां कैसे लोगों का दिल जीतेंगे आप लोग? देखिए क्या है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। पिछले बार भी यहाँ पर अधिकांश सीटों में कांग्रेस जीती थी, 75 सीट में वहाँ विधानसभा सीट जीता था उन्होंने। लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 4 महीने में लगभग 11 में से 9 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि लोग मोदी जी को जानते हैं। वो मोदी है तो मुमकिन है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देशवासियों की जो सेवा की है, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो गरीब है, महिला है, वो सारे लोग जो हैं, और जिस तरीके से कोरोना में सबकी जान बचाने का काम किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला का यहाँ पर उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा किया है। इस कारण से, और जो जीरो टॉलरेंस जो है घोटालों में उन्होंने किया है, आज जगह जगह दुनिया भर के छापे पड़ रहे हैं, सब जगह करोड़ों रुपए पकड़ा रहे हैं कांग्रेसियों के पास। और ये जो बात कर रहे थे चंदा की बात, कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पारदर्शी तरीके से पैसा इकट्ठा करती है। यहाँ पर आपके कांग्रेस में एक परिवार के जेब में, तिजोरी में पैसा जाता था, उस काले धन का हिसाब कोई देने वाला नहीं था। अभी राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे, सब जगह उनका कार्यक्रम फेल हो गया, कोई जनता वहां पर नहीं गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी आज फेल हो चुका है। आप देखिए, नीतीश कुमार आपसे अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गए हैं। कोई एक के पहले एक के साथ एक लड़ाने की बात आप कहते थे, आपका पूरा विपक्ष बिखर चुका है, कहीं पर भी आप खड़े नहीं हैं, फिर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी की रणनीति भी है कि इस तरीके की बातें कह के हतोत्साहित कर देती है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वैसे ही रणनीति अभी भी है। भगत जी, राहुल जी आए चले गए हैं, वो जो उत्साह है उसे कायम रखना पड़ेगा आप लोगों को। वो कैसे होगा? हार के बाद थोड़ा हतोत्साह कार्यकर्ता है कांग्रेस का। हमने इतिहास में देखा है कि 2 सीट से लेके आज इस मुकाम तक पहुंचाने वाले श्री अडवाणी जी रहे हैं, और आज तो हमारे पास सम्मानजनक बीजेपी में रहे हैं। आपके यहाँ कौन रहेगा? बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बात कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम बनाने वाली कंपनी पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ जैसे जगह की स्थिति देखती है, जहां पर आप सभी ने देखा, अनिल मसीह जी थे प्रोसाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद जो हश्र हुआ पूरा देश देखता है। इसी तरह की बुनियाद पे, इसी तरह की उम्मीदों से प्रवक्ता साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे टिके हुए हैं, और ये अब बहुत ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इस बात को छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जनता समझ रही है, और इस देश की जनता ये सुनना चाहती है कि बेरोजगारी कब कम होगा, महंगाई कब कम होगा, जो बुनियादी जरूरत है हॉस्पिटैलिटी की अच्छी सुविधाएं, अच्छी जन सुविधाएं अच्छी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, उत्साह कैसे भरेंगे? ये सब चीजें हैं, कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन है, उसे कैसे आप करेंगे? तब तो वो चुनाव लड़ेगा बूथ में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल बिल्कुल ही डाउन नहीं है। कांग्रेस वालों का, कार्यकर्ताओं का, साथियों का, नेताओं का मनोबल कभी डाउन हुआ नहीं, ना होगा, क्योंकि अगर इतने बार अगर नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद श्री राहुल जी अगर न्याय यात्रा लेके जाते हैं और एक सफल यात्रा लेके जाते हैं, उसी बात की खुंदक तो कांग्रेस पार्टी को देखकर भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को हो रही है, और इसीलिए जगह जगह सीबीआई और ईडी का छापा पड़वा रहे हैं और उनको हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय चलिए एक आखिरी का कमेंट ले लेते हैं वोरा जी का। वोरा जी बताएंगे कि इस चुनाव के परिदृश्य को कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से? देश में जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हम देख पा रहे हैं? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ में आई, लेकिन आधी हुई आधी नहीं हुई, उसके बाद वो फिर अगले स्टेट के लिए चले गए, तो उसका एक जो इम्पैक्ट जो पड़ना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज ये है कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अपने कार्यक्रमों को अंजाम दे, लेकिन यहाँ देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने सचिन पायलट जैसे युवा को यहाँ पर प्रभारी बना करके भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जो उत्साह देखने को मिलना चाहिए जो लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो पूरी परिस्थितियां पूरे देश में इस प्रकार से बन रही है, लगातार लोग जो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, हो सकता है कि उसका भी असर यहां पर देखने को मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिस्थितियां, मैंने पहले भी कहा
कि यहां पर सीधे तौर पे यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ है, मगर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को जो मिलेगा वो प्लस है, यदि वो माइनस में भी जाती है तो भी मुझे लगता है वो प्लस में ही दिखेगी। चलिए ठीक है, तो ये आने वाला भविष्य बताएगा कि किसकी तैयारी कितनी है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जो तैयारी भाजपा की शुरू हुई है वो अमित शाह के हुंकार से हुई है। अब अमित शाह के आह्वान, अमित शाह की तैयारियां क्या गुल खिलाएंगे, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल समय कम है, चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ परेश बागवारा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और शशि भगत जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में हम धन्यवाद करते हुए आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।